टॉपिक लेंगे वो है भारतीय संघीय व्यवस्था। यह एक राजनीति विज्ञान में कक्षा 12वीं का एक कॉन्सेप्ट के आधार पर ऐसा एक तर्कीय रूप है जिसमें अपन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद उसको सबको पढ़ते हैं, लेकिन विशेष करके जो कार्य प्रणाली है उसमें अपन ज्यादा से ज्यादा संघीय व्यवस्था पर फोकस करेंगे। और संघीय व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कोई भी राज्य से जुड़ा हुआ है लेकिन उसका आधार संवैधानिक है, तो उस कार्य प्रणाली को अपने शब्दों के आधार पर उसको एक संघीय रूप देने की कोशिश करते हैं, संघ के ढांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। इसी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपन उस टॉपिक पर आते हैं जिस तरह से अपने सब्जेक्ट में जो पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, भारतीय संघीय व्यवस्था। भारतीय संघीय व्यवस्था, इस संघीय व्यवस्था में विशेष करके फोकस किया जाएगा और 3 बिंदु पर किया जाएगा। एक राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, और तीसरा जो आधार होगा वो होगा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। अब इस तीनों टॉपिक में से ये संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री वो शामिल हो जाता है। प्रधानमंत्री अलग से देखने की कोशिश नहीं है क्योंकि मंत्री परिषद में वो शामिल होगा, क्योंकि मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। और ये कनिष्ठ रूप से जो निर्वाचित प्रतिक्रिया आधार पर है वो राष्ट्रपति के रूप में माना जाता है। भारतीय संघीय व्यवस्था को अपन समझने से पहले एक मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे सकता हूं कि पूरी की पूरी संघीय व्यवस्था में जो वास्तविक कॉन्सेप्ट है वो राष्ट्रपति, ठीक है ना। ये एक संवैधानिक आधार है, लेकिन अपने संघीय व्यवस्था का वास्तविक ज्यादा ज्यादा फोकस इस पर किया जाएगा क्योंकि ये संविधान का आधार, संविधान की नींव है, संविधान की कार्य प्रणाली है और संविधान का वह रूप है जिसके आधार पर संविधान को अंतिम नतीजे पर पहुंचाया जाता है। चाहे आप न्यायालय की व्यवस्था देखिए या कार्यपालिका की या किसी प्रकार की देख लीजिए, उसमें जब तक राष्ट्रपति का अंतिम अनुमोदन या राष्ट्रपति का अंतिम रूप से हस्ताक्षर नहीं होता है कोई भी संविधान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसीलिए संघीय व्यवस्था का जो वास्तविक आधार है, मंत्री परिषद में जब हम संसदीय व्यवस्था देखते हैं तो उसमें वास्तविक बोलते हैं प्रधानमंत्री को, और संवैधानिक रूप से जो संविधान का आधार है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन एक नैतिकता के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर अपन देखें वास्तविक रूप से तो संविधान का जो रक्षक है वो राष्ट्रपति माना जाता है। एक भारतीय संविधान में एक सबसे बड़ी पंक्ति आती है, कई बार अपन संविधान का उल्लेख करते हैं उस समय, और अपने 12वीं क्लास की किताब में भी है कि अगर आपके संविधान में संघीय व्यवस्था को औचित्य के आधार पर समझना है और संघीय व्यवस्था की गहराई में जाना है तो विशेष करके आपको राष्ट्रपति की कार्य प्रणाली पूर्ण रूप से आपको समझनी होगी। जब तक आप राष्ट्रपति को नहीं समझोगे न तो किसी की नियुक्ति समझ में आएगी, न किसी की कार्य प्रणाली, न किसी के विशेषाधिकार, न किसी के उच्च योग्यताएं, न किसी के नैतिकता का वास्तविक कार्य प्रणाली। ये सब आधार है, राष्ट्रपति को समझने के बाद ही आपको समझ में आएगी। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो विशेष रूप से कंटेंट के आधार पर राष्ट्रपति लेंगे अपन, और राष्ट्रपति की जो कार्य प्रणाली है उसको भी अपन विशेष रूप से देखेंगे। राष्ट्रपति, भारतीय संविधान में यह एक संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान में यह एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक का मतलब यह होता है कि पूर्ण रूप से संविधान के ऊपर निर्भर है, ठीक है, और वो पद होता है राष्ट्रपति। ये पद अगर वास्तविक दृष्टिकोण पर देखा जाए तो सारी कार्य प्रणाली इसी के अंतर्गत रहती है। भारतीय संविधान में जब अनुच्छेद 52 को अपन गहराई से पढ़ते हैं तो उस समय हमें लगता है कि वास्तविक रूप से कार्य प्रणाली और जो वास्तविक ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसमें एक मौलिक अंतर पाया जाता है, और वो मौलिक अंतर निर्भर करता है किसी पद की नियुक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 62 यानी 62 तक
आप विशेष रूप से देखोगे तो आपको राष्ट्रपति की सारी व्यवस्था, उसकी कार्य प्रणाली, उसके विशेषाधिकार, उसकी नियुक्ति, उसके क्या क्या आपातकालीन शक्तियां हैं, सामान्यकालीन शक्तियां हैं, उसके सब के बारे में उल्लेख मिलेगा। लेकिन फोर्स इस बिंदु से शुरू होता है उसकी नियुक्ति को लेकर। ठीक है, जब तक किसी भी संवैधानिक पद में कोई भी व्यक्ति संविधान के रक्षक के रूप में हो, या संविधान की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने वाला हो, या संविधान को प्रभावित करने वाला हो, या संविधान को लोगों को विशेषाधिकार के अंतर्गत ढालने वाला हो, उसमें जो मुख्य बात यह होगी उसकी नियुक्ति निर्भर करती है। तो राष्ट्रपति के आर्टिकल 52 के तहत नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान का एक संवैधानिक पदाधिकारी राष्ट्रपति होगा, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो विशेष रूप से इस आधार पर निर्वाचित की गई है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग भाग लेंगे वो विशेष रूप से आपको बता देते हैं। एक तो आपको ये दिमाग में रखना है कि राष्ट्रपति ये पूरे देश का है। संघ, यहाँ पर मैंने संघ ये शब्द लिखा था, संघ का मतलब होता है पूरे देश। ठीक है, अब हम संविधान में पढ़ रहे हैं तो पूरे संघ की बात होगी, पूरे के पूरे देश की बात होगी, पूरे के पूरे देश की व्यवस्था की बात होगी, पूरे के पूरे देश के जो नियुक्ति के प्रावधान है उनकी बात होगी। तो निर्वाचन में देखिए, सबसे पहले जो संसद के सदस्य यानी लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा व राज्यसभा, इनके क्या सदस्य होंगे? निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मनोनीत क्यों नहीं होंगे वो बताऊंगा मैं आपको। निर्वाचित सदस्य, ठीक है। दूसरे होंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तीसरे होंगे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में दो लिए गए हैं। एक तो अपने लिया गया है वो है पुडुचेरी, और एक है नई दिल्ली। इनके भी निर्वाचित सदस्य, इनके भी निर्वाचित सदस्य। कहने का तात्पर्य ये लोग मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये लोग मिलकर है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, और इन्हीं के आधार पर राष्ट्रपति है वो अपने पद को संभालता है। कहने का तात्पर्य मैंने शब्द लिखा, देखो तीनों कंटेंट में आप देख लीजिए, निर्वाचित, निर्वाचित और निर्वाचित। इसका एक आधार ये है कि भाई लोकसभा हो या राज्यसभा हो या विधानसभा हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, कोई भी हो, लेकिन विशेष तौर से लोकसभा और राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्य का तात्पर्य वो सदस्य जिसको बुलाकर, मनवाकर, उनकी विशेषता के आधार पर, उनकी भावनाओं के आधार पर उसको नियुक्ति दी जाती है या मनोनीत किया जाता है, उसको बोलते हैं मनोनीत शब्द। अब मनोनीत में क्या होगा, विशेष रूप से आप देखना, मनोनीत में एक तर्क निकलता है इस शब्द में, यानी जो व्यक्ति है उन लोगों को मनोनीत करता है। अब मनोनीत करेगा तो सीधी सी बात है वो उस व्यक्ति का पक्ष लेंगे। जब वो पक्ष लेंगे तो निर्वाचन में सीधी सी बात है जिसका पक्ष लिया जाता है उसको विशेष रूप से अपन ये गहराई से देखते हैं कि वो व्यक्ति पक्ष ले रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ आधार है। आधार का मतलब या तो उसने नियुक्त किया है, या उसने मनोनीत किया है, या उसने बुलाया है, या उसको समझाकर अपने कार्य में शामिल किया है। जब वो शामिल करेगा तो सीधी सी बात है वो उसका पक्ष लेंगे। जब उसका पक्ष लेंगे तो मनोनीत सदस्यों को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, सीधे निर्वाचित सदस्यों को ही अपने निर्वाचन में हिस्सेदारी में वो शामिल होते हैं। क्योंकि ये एक संविधान में एक ऐसा आधार तैयार किया गया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को यह समझ में आ सके कि जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो सदस्य पूर्ण रूप से राष्ट्रपति की सहभागिता में शामिल नहीं हो सकते। अगर उसका आधार हो, कार्य प्रणाली हो, व्यवस्था हो, यह निर्वाचन की प्रक्रिया में पूर्ण रूप से शामिल होता है। आज अपने पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया को समझा। धन्यवाद।